ये नंगे पैर क्यों है? बस मन्नत मांग रखी। सुना है कि भाभी जी भी नंगे पैर है। वो अभी मेरे को कल ही पता लगा कि वो भी नंगे पैर है। कब पहनेंगे चप्पलें जूते? जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। क्या मन्नत है? सचिन पायलट ना समरावता गए ना आपकी मदद के लिए आए, क्या कहेंगे उस पर? कहा ना डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी ने कि 7 करोड़ की बजरी एक दिन में निकल रही है, फिर दोबारा क्यों नहीं बोले? जूली डोटासरा क्यों चुप हो गए? क्यों नहीं बोल रहे? अब क्यों नहीं धरना दे रहे? राजस्थान में एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है बिसलपुर में, इस मामले को वही उठाएगा जो सच्चा पत्रकार होगा। इस मामले को महेंद्र यादव भी उठा सकता है या अजय हमारा चौधरी उठा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं महेंद्र यादव उस जगह जरूर जाएगा जहां मैं बात कह रहा हूं। वहां का वीडियो महेंद्र यादव जरूर करेगा, ये मेरे को विश्वास है, क्योंकि मैंने महेंद्र यादव को देखा है कि शेर की मांद में कैसे हाथ डाला जाता है। जब आपकी रिहाई नहीं हो रही थी उस समय एक आंदोलन चल रहा था कि नरेश मीणा के लिए कि कोई एक तारीख चूज की गई थी कि उस दिन इकट्ठे होंगे सारे लोग। फिर मुख्यमंत्री के घर पे पहुंचे, आपके पिताजी को बुलाया गया, आपकी टीम के लोगों को बुलाया गया, और आपको लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मदद से आप जेल के बाहर हैं? क्या उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? देखो महेंद्र, इसी मदद की वजह से, आपके पिताजी के समझौते की वजह से आपके सबसे निकटतम नेता जो देवली उनियारा में आपकी टिकट की पैरवी कर रहे थे, कई नेताओं से मिले, कई मंचों पे, उन्होंने सार्वजनिक मंचों पे कहा, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तब भी उन्होंने कहा कि नरेश को टिकट मिलनी चाहिए। वो नेता इस समझौते के बाद नाराज हुआ, प्रहलाद गुंजल उनका नाम है। और आपके जो चिर प्रतिद्वंदी हैं, जो आप अपने जिनको आप अपना दुश्मन मानते हैं, प्रमोद जैन भाया की रैली में शामिल हुए, क्या इसी वजह से, इसी नाराजगी की वजह से प्रमोद जैन भाया की रैली में शामिल हुए? मैं बाल साहब ठाकरे को एक बार पढ़ रहा था, फिर उनकी पूरी भूमिकाएं मैंने देखी। वो कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने जो चाहा महाराष्ट्र में वही किया, जिसके कंधे पे हाथ रख दिया वही विधायक होता था। क्या नरेश मीणा विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, या फिर नरेश मीणा भी बाल साहब ठाकरे की उसी नीति पर काम करेगा कि गांव से किसी बकरी चराने वाले आदमी को उठाकर कह दिया कि ये विधायक होगा आपका, और वो बन जाएगा? मेरे साथ नरेश मीणा है, परिचय तो अब क्या ही दें। बधाई हो जेल से बाहर आने की। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। कैसा रहा 8 महीने का सफर? अब जेल में था तो जेल का तो आप जानते हो कैसा रहा होगा, और बाहर भी जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, परिवारजन परेशान थे, तो कठिन समय था, लेकिन आत्मचिंतन करने का समय मिला, आत्म अवलोकन करने का समय मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जेल में भी नए रिश्ते बनाने को बहुत मिले। 2 जेलों में गया, 2 जेलों में भी सैकड़ों हजारों मित्र बना के आया हूं। 2 जेलों में 8 महीने रहा। 8 महीने में लगभग 2400 बंदी जेल में आए और छूटे, उनसे एक नया रिश्ता बना के आया हूं। मुझे लगता है वो 24 साथी जहां कहीं भी होंगे, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, आने वाले समय में नरेश मीणा के साथ मिलेंगे। नरेश, थप्पड़ मारने से पहले आपके पास में हजारों की भीड़ हुआ करती थी, थप्पड़ मारने के बाद और जब आप जेल गए और 8 महीने का सफर तय किया, अब लाखों की भीड़ है। क्या लगता है कि उस थप्पड़ ने क्या बदला है? देखो, मैं सन 2002 में पहला चुनाव लड़ा राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष का, तब से मैं यहाँ जयपुर में, उसके बाद पंचायत राज में मेरी पत्नी जिला परिषद रही, फिर 2 चुनाव विधानसभा में लड़े। भरपूर लोगों का मुझे अब तक आशीर्वाद मिल रहा है। इस घटना के बाद, और घटना के बाद नहीं, घटना तो घटित हो गई थी, लेकिन जो देवली उनियारा की जनता ने जो 60,000 वोट देकर मुझे जो आशीर्वाद दिया, उससे जिस तरह का मेरे बारे में एक छवि बनाई जा रही थी कुछ लोगों द्वारा, बदमाश की या उसकी, वो जो 60,000 वोट थे, उस देवली उनियारा का जो आशीर्वाद था, उसने ये स्टाम्प लगाया कि नरेश मीणा एक खानदानी परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन नरेश मीणा के दिल में कहीं न कहीं जब किसी के साथ शोषण होता है, किसी गरीब को, किसी असहाय को कोई परेशान करता है, तो एक खून सा उबलता है। और जब लोगों को ये महसूस हुआ, और फिर ये दूसरा सबसे बड़ा ये कि 8 महीने
वो जो एपिसोड हुआ, प्रकरण हुआ, उसमें मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिसकी मुझे 8 महीने सजा दी जाए। और जिस तरह से प्रताड़ित किया जाए कोर्टों में, बार बार तारीख पे तारीख, उससे जनता को ये पता लगा कि भाई सारे लोग, बड़े लोग मिलकर इस बच्चे को मारना चाहते हैं, इसकी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, इसकी भ्रूण हत्या करना चाहते हैं। और यही कारण रहा। ये भावनात्मक देश है महेंद्र भाई, भारत। ये इमोशनल देश है। यहां व्यक्ति अगर किसी के प्रति उनका आकर्षण है, भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, तो फिर वो किसी की नहीं मानता। और जब उनको ये लगा कि एक व्यक्ति जिसका जुर्म सिर्फ इतना सा है कि वो जो राजनीति में व्यापारीकरण राजनीति का कर रहे हैं, जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहा है, खुलकर बोल रहा है, बड़े बड़े सेठ उनसे लड़ रहा है, और वो सब मिलकर अब इस लड़के की हत्या करना चाह रहे हैं, तो जनता ने उनका मेरे प्रति ये रहा कि भाई ये बेचारा है, इसकी मदद करनी चाहिए। और इसलिए वो जनता का आशीर्वाद मिला, और इसलिए जनता ने, और जनता की देन मानो। यही कारण है कि जो 200 विधानसभाएं राजस्थान में, 200 विधानसभाओं के किसी को भी 200 विधायकों के नाम याद नहीं है, लेकिन नरेश मीणा का नाम सब जगह है। मैं अब दूसरे सवाल पे आता हूं कि आजकल राजनीति में नेता कम और प्रॉपर्टी डीलर ज्यादा हैं। दूसरा, पहले किसान नेता हुआ करते थे, धरती पुत्र हुआ करते थे। आजकल वो जो प्रजाति है नेताओं की, वो विलुप्त हो गई है। लोग एक उम्मीद देख रहे हैं नरेश मीणा में उसी तरीके के नेता की। क्या इसका रास्ता है? मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में आया था, तब भी मेरा मन था, मेरे आने से पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्षों की लिस्ट उठा के देखना, आप उनमें देखना, उनके नाम देखना। और जब आपके भाई 2010 में जब ताकत में आया, क्योंकि 2004 में मैं चुनाव विश्वविद्यालय का लड़ा था, हार गया था, उसके बाद चुनाव भी बंद कर दिए गए थे। चुनाव इसलिए बंद कर दिए गए थे कि नरेश मीणा जैसा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन जाए विश्वविद्यालय का। उस समय 2004 में वो चुनाव भी बहुत बड़ा चुनाव था, निर्दलीय लड़ा था। उसके बाद जब 2010 से जब चालू राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव हुए, तो एक मन था, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जो गांव के बच्चे आते थे, मुरझाए चेहरे, घी की पीपी लेके आते थे बेचारे, बोरी बिस्तर बांध करके जयपुर में जा रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, नौकरी लगेंगे, माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। उन जब बच्चों को, उनकी जो शक्ल सूरत को देखकर विश्वविद्यालय में लगता था कि इनके लिए लड़ना चाहिए, और फिर लगा कि इनमें से ही किसी को नेता बनना चाहिए। और वो शुरुआत आपके भाई ने करी। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2010 में पहला विश्वविद्यालय का अध्यक्ष जब चालू चुनाव हुए, तो मनीष यादव बना। उसके सहयोग की भूमिका में फ्रंट पे रहे। 2011 में प्रभा चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली लड़की अध्यक्ष बनी, थर्ड मोर्चा बनाकर उसकी भूमिका में रहे। उसके बाद देखो ना, आप जो अध्यक्ष बन रहे हैं वही बन रहे हैं जो गांव और दूर दराज से आते हैं, किसानों के बच्चे हैं, 2 दलितों के बेटे जो कभी चुनाव लड़ने की नहीं सोचते थे राजस्थान विश्वविद्यालय में खड़ा होने की नहीं सोचते थे दलितों के, पूजा वर्मा, विनोद जाखड़ बने। वो नरेश की देन है। सामाजिक गठजोड़ करना, ग्रामीण परिवेश के लोगों को फ्रंट फुट पे लाना, ये लक्ष्य है, ये मन में है कि जब कहीं भी किसी लायक बनेंगे तो जिन लोगों को मौके नहीं मिल रहे, जो लोग बेचारे पीछे रह गए, उनको आगे लाएं। मैं बाल साहब ठाकरे को एक बार पढ़ रहा था, फिर उनकी पूरी भूमिकाएं मैंने देखी। वो कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने जो चाहा महाराष्ट्र में वही किया, जिसके कंधे पे हाथ रख दिया वही विधायक होता था। क्या नरेश मीणा विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, या फिर नरेश मीणा भी बाल साहब ठाकरे की उसी नीति पर काम करेगा कि गांव से किसी बकरी चराने वाले आदमी को उठाकर कह दिया कि ये विधायक होगा आपका, और वो बन जाएगा? बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पार्टी थी और वो बहुमत में आ गई थी महाराष्ट्र में। और बाला साहेब ठाकरे चाहते तो मुख्यमंत्री होते, एमएलए एमपी नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते। लेकिन बाला साहेब ठाकरे को जिस महाराष्ट्र ने जो आशीर्वाद प्यार दिया था, शिवाजी के बाद में किसी को पूजा जाता, किसी की पूजा की जाती है, तो बाला साहेब के जिंदा रहते हुए लोग पूजा करते थे उनकी। महाराष्ट्र में मैं बॉम्बे गया एक बार, आईआईटी में मेरे बड़े भाई आईआईटी कोचिंग कर रहे थे, तो मैंने वहां जब देखा
तो महाराष्ट्र के लोग उनकी जिंदा रहते हुए व्यक्ति की पूजा करते थे। बाला साहेब ठाकरे को यह पता था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं सबकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाऊंगा। मानवीय है और मानव से गलती होती है। मुझे लगता है कि वो मसीहा बनने के लिए पैदा हुए थे, नेता बनने के लिए नहीं। यही कारण था कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री नहीं बनकर किसी को बनाया। लेकिन जब बाला साहेब ठाकरे जब स्वर्ग सिधारे, उनकी जो शव यात्रा थी उसमें 20 लाख लोग थे महेंद्र भाई। मैंने लाइव देखा था, मैं पढ़ रहा था उस समय कॉलेज। हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा जिसकी अंतिम यात्रा रही तो बाला साहेब ठाकरे की हुई थी। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, उस धारा पर चलना चाहता हूं। कितना चल पाऊंगा, कितना सफल होऊंगा, कितना असफल होऊंगा, ये जनता के आशीर्वाद के ऊपर है। लेकिन प्रयास करूंगा कि उसी तरफ आगे बढ़ूं। मैं राजनीति, क्योंकि आप नेता हैं तो मैं सियासत की बात कर लेता हूं सीधे सीधे। सचिन पायलट ना समरावता गए, ना आपकी मदद के लिए आए, क्या कहेंगे उस पर? पायलट साहब राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। पायलट साहब, मुझे ऐसा लगता है कि वो कई बार कंट्रोवर्सी जहां हो किसी तरह की, उससे वो दूर रहते हैं। और इसी कारण से राजस्थान में सर्व समाज, सब लोग पायलट साहब को पसंद करते हैं। मैं उनका फॉलोवर था, मैं उनको पसंद करता था। जब गुजर मीणा मूवमेंट राजस्थान में चल रहा था, लोग मारकाट पे उतारू थे, आपस में गाली गलौज कर रहे थे, तब उस दौर में, उस आंदोलन में भी पायलट साहब ने एक शब्द भी मीणा समाज के खिलाफ नहीं बोला। जब वो एसएमएस आए, वहां जो डेड बॉडियां थी गुजर समाज की, तो जब वो उनसे वहां आए तो गुजर समाज के लोगों ने उनके वो गालियां तक दी, कपड़े तक फाड़े, बोल क्यों नहीं रहा? तो उसने कहा कि मैं आपके साथ हूं, गुजर समाज के साथ हूं, पर मैं मीणा समाज के खिलाफ नहीं हूं। मेरे मामले में भी ऐसा हो गया था शुरुआत में कि शायद कि नरेश जो एपिसोड हुआ उसमें जाट समाज नाराज है, और वो था भी, देखो उनको लगा होगा कहीं नुकसान हो जाएगा, किसी तरह का कुछ बात हो जाएगी। दूसरा निर्दलीय था, कांग्रेस की जमानत जब्त करा के आया था, उन पे छबड़ा में भी आरोप लगा, यहां भी आरोप लगा कि नरेश मीणा को तो सचिन पायलट ही खड़ा करता है। तो हो सकता है वो इसलिए भी नहीं आए होंगे कि पहले से टेक तो लगा हुआ ही है, और पूरा ऊपर लगा देंगे कि देखो नरेश मीणा जो हो रहा है, जो सचिन पायलट करवा रहा है। हो सकता है इसलिए नहीं आए होंगे। राजनीति में कई बार इतने बड़े ओहदे पे जाने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बहुत सारे करते हुए रहते हैं, वो उनको निर्वहन कर रहे होंगे, इसलिए नहीं आए होंगे। आपके जेल जाने के बाद में अशोक गहलोत का एक ट्वीट देखा था, शायद मैंने, या कहीं कोई बयान सुना था। वो कह रहे थे कि किसने इसको चुनाव लड़वाया। वो इशारा पायलट साहब की तरफ भी था, इनको पार्टी में लेके आए, इसीलिए पायलट साहब नहीं आए होंगे। भाई राजनीति में नरेश मीणा की गारंटी कौन ले? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये चाहे कि मैं कहूं जो ही करे, मैं कहूं जिसके साथ ही खड़ा रहे, तो ये ऐसा तो नरेश नहीं कर सकता। नरेश तो खुला है, जो मन में आएगा, आत्मा में आएगा, जो जनता चाहेगी वो करेगा। तो आपको जब टिकट देने की बात आ रही थी देवली उनियारा में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने सबसे ज्यादा पेच फंसाया था। नहीं, ये आपकी गलत है। पायलट साहब मेरी मदद इसलिए नहीं करते थे, जो देवली उनियारा का मामला आया, उनको ये लगता था कि मैं जैसे इसका नाम आगे बढ़ाऊंगा सारे खिलाफ हो जाएंगे इसके। मैं उनसे मिला था, लेकिन जैसे ही गुंजल साहब ने जो मेरे लिए उस समय प्रयास किए थे टिकट के लिए, तो डोटासरा जी ने मेरे से कहा था कि देवली उनियारा में 19-20 हो जाए तो हम दौसा के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरा साहब मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं।
मैंने उनको कह दिया था भाई मैं दौसा भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन लास्ट समय में यह बात आई कि जो सांसद जो एमएलए सांसद जो चुनाव लड़े हैं उन्होंने पार्टी में तय किया शर्तों पे, मतलब देखो वो विधायक से सांसद बने थे। जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, उनके पास टिकटार्थी नहीं थे। नरेश मीणा लोकसभा का टिकट मांग रहा था दौसा का, माधोपुर में भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकटार्थियों की तरफ नजर नहीं गई, उनको भरोसा नहीं है। उन्होंने 2 एमएलए को सांसद लड़ाया, मुरारी लाल को और हरीश मीणा को। अगर हरीश मीणा मुरारी लाल अगर समाज को चाहते, जिस समाज में पैदा हुए हैं वो चाहते ना, तो वो एमएलए थे, 2 और बच्चों को, नए लोगों को मौका दे सकते थे, 2 नए सांसद बन जाते, नए राजनीतिक दुश्मन पैदा कर लेते। तो ऐसे डरपोकों को राजनीति में रखते ही क्यों? हम तो नहीं डरते किसी से कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जिसके कर्म में होगा, जिसका ईश्वर का आशीर्वाद होगा, जनता का आशीर्वाद होगा, बनेगा। तो ऐसे डरपोकों को राजनीति में रहना ही नहीं चाहिए। इन दोनों ने फिर ये शर्त लगाई, तो दोनों ने नहीं, 5 ने, वो जो कौन थे मेरे, वो बाकी लोग जो ओलान राम, कि भाई हम चुनाव लड़ लेंगे लोकसभा का, लेकिन एमएलए की सीट पे हम जिसको कहेंगे उसको टिकट देना पड़ेगा। ये कमिटमेंट किया इन्होंने। डील हुई थी, कमिटमेंट नहीं, डील हुई थी। और ये तय मान लो कि नरेश मीणा अगर खूंटा नहीं रोकता ना, तो दौसा से तो निहारिका लड़ती और देवली उनियारा से हनुमंत लड़ता। पर मैंने कह दिया कि वंशवाद को नहीं चलने दूंगा, ना लाली को बनने दूंगा, ना हनुमंत को बनने दूंगा, दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगा। और उसका असर यह हुआ कि कम से कम मैंने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी तो आजाद करा दी, देवली उनियारा आजाद करा दी और दौसा आजाद करा दी। और समय ऐसा आएगा कि सब साफ हो जाएंगे, नए चेहरे आएंगे, सुंदर सुंदर लड़के नए आएंगे, पढ़े लिखे, विश्वविद्यालय की राजनीति से, छात्र राजनीति से, सरपंच जनप्रतिनिधि में से, बीच में से आएंगे, वो बनेंगे। अब लालियों का और इनका जमाना नहीं है। मैं कल कहीं चाय पी रहा था विधानसभा के नजदीक, तो कुछ मीणाओं के अधिकारी बैठे हुए थे, सिविल ड्रेस में थे, तो उनमें एक बात चल रही थी। कह रहे थे कि नरेश मीणा का जो अब प्रभाव बना है और लोग जितनी मोहब्बत आपसे करने लगे हैं, आईएएस और आईपीएस आपके समाज से रिटायर्ड होते ही टिकट मांगते हैं और उनको मिल भी जाती है। सबसे ज्यादा खलबली उन्हीं लोगों में है जो टिकट की आस लगाए हुए बैठे थे कि अब नरेश के भरोसे नैया पार होगी। नरेश के भरोसे तो नैया पार उनकी होगी जो नरेश जैसे हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो राजनीति करते हैं जनता के लिए, जो किसी का झंडा उठाकर, किसी की पदचुम्मी कर कर, बेग देकर टिकट लिया, वो कहे नरेश मेरा प्रचार करने आ जाए, तो नरेश प्रचार करने नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। नरेश तो वहां जाएगा जहां मेरी आत्मा बोलेगी कि ये आदमी लड़ाका है, राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा, उसके लिए जाएंगे, उसके लिए वोट मांगेंगे। एक दौर था जब मीणा और गुजरों में बड़ी खाई थी, नरेश मीणा ने धीरे धीरे उसको पाटने की कोशिश की। मैं अब भी देखता हूं कि आपका ड्राइवर गुजर होता है, आपके पीछे बैठने वाला अबरार होता है, आपके साइड में बैठने वाला, पीछे की साइड में बैठने वाला जाट होता है। और जब जैसे आप जेल से निकले, सबसे पहले आप समरावता गए, वहां से सीधा देवपुरिया धाम गए। क्या रणनीति है ये, क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो, लोगों ने खूब फूट डाल ली, खूब राज कर लिया। जिनके 200 वोट नहीं है वो राज कर रहे हैं। हमारे लाखों में वोट होने के बावजूद भी हम मजदूरियां कर रहे हैं, भिखारी की तरह टिकट मांगते डोल रहे हैं। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में 4 लोग राज कर रहे हैं। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ 4 जिलों में 4 लोग राज कर रहे हैं। एक का नाम है ओम बिरला जी, जो लोकसभा स्पीकर हैं। दूसरे का नाम है शांति धारीवाल जी। तीसरे का नाम है प्रमोद जैन भाया। और चौथे का नाम है प्रताप सिंह सिंघवी। प्रताप सिंह सिंघवी 7 बार का एमएलए। प्रमोद जैन भाया 2 बार, 3 बार लोकसभा लड़ लिया, 2 बार लुगाई को लड़ा लिया, खुद लड़ लिया। ओम बिरला जी, शांति धारीवाल जी, वहां मर गए क्या धाकड़? वहां हाड़ौती में सबसे बड़ी संख्या धाकड़ समाज की है, किसानों में। मर गए क्या धाकड़? मर गया क्या वहां का गुजर? मर गया क्या मीणा? मर गया क्या माली? कोटा में जहां 70,000 वोट मुस्लिमों के हैं, 70,000, वहां तो धारीवाल चुनाव लड़ेगा। और जहां 10,000 मुस्लिम वोट नहीं है, वहां नईमुद्दीन गुड्डू मुसलमान को बलि का बकरा बनाने के लिए चुनाव लड़ाया जाएगा और 3 बार हरा दिया जाएगा।
खुद सेफ जोन में। इसलिए बिठाता हूं सबको, सबको साथ आना होगा, सबको एक जाजम पर बैठना होगा, जब जाके भ्रष्ट लोग, ये तानाशाह लोग, ये जो धन बल व्यापार की जो राजनीति कर रहे हैं, तभी ठोकर मारी जा सकती है जब ये सारे लोग एक साथ आएंगे। नहीं तो ये गुजर है, ये मीणा है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये फलाना है, ऐसे कर करके तो पहले अंग्रेज राज कर गए, अब ये दूसरे अंग्रेज आ गए, सफेद पोश कपड़ों में अंग्रेज घूम रहे हैं। आज राजस्थान में एक नया पुलिस ने प्रयोग चलो किया है। कोई भी क्रिमिनल कोई घटना होती है, पुलिस उनके 4 पैर तोड़ देती है, हाथ तोड़ देती है, परेड निकालती है। अरे सबसे बड़े गुंडे तो ये सफेद पोश कपड़े पहनने वाले नेता है जो इस राजस्थान को खा रहे हैं। बजरी को ये खाएंगे, पूरा बनास की बजरी किसकी है? किसकी है? स्पीकर साहब की। भाया जी पार्टनर है, प्रमोद जैन जी, हीरालाल जी पार्टनर हैं, तो कांग्रेस में। अब ये तो देखो ना, आप सब कांग्रेस है, सब मिले हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी है। कहा ना डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी ने कि 7 करोड़ की बजरी एक दिन में निकल रही है, फिर दोबारा क्यों नहीं बोले? जूली डोटासरा क्यों चुप हो गए? क्यों नहीं बोल रहे? अब क्यों नहीं धरना दे रहे? राजस्थान में एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है बिशलपुर में कि राजस्थान सरकार मिट्टी निकालने के नाम पर बिशलपुर में, बनास की बिशलपुर में, मेरे भाई महेंद्र भाई, इस मामले को वही उठाएगा जो सच्चा पत्रकार होगा। इस मामले को महेंद्र यादव भी उठा सकता है या अजय हमारा चौधरी उठा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं महेंद्र यादव उस जगह जरूर जाएगा जहां मैं बात कह रहा हूं। वहां का वीडियो महेंद्र यादव जरूर करेगा, ये मेरे को विश्वास है, क्योंकि मैंने महेंद्र यादव को देखा है कि शेर की मांद में कैसे हाथ डाला जाता है। राजस्थान में उस बनास नदी में बिशलपुर डैम के अंदर कि भाई इसमें मिट्टी ज्यादा भर गई, पानी का भराव कम रहता है, इसलिए इसकी मिट्टी निकालने के नाम पर ठेका दिया गया, गाद निकालने के नाम पर, और 20 साल के लिए दिया। सरकार उस गाद निकालने के नाम पर, मिट्टी निकालने के नाम का पैसा दे रही है 20 साल तक, 20 साल तक दे रही है, करोड़ों रुपए दे रही है, और वो निकाल रहे हैं बजरी बिना लीज लिए, बिना कोई सरकार को 1 रुपया दिए, और बजरी निकाल के उस नदी में से ताजा बजरी पूरी सब जगह सप्लाई हो रही है। 8 महीने महेंद्र यादव जेल में रहा हूं मेरे भाई। यही पढ़ाई, यही खोज किया आपने? खोज नहीं की मेरे भाई। हर दिन 3 से 4 बंदी टोंक में भी, बूंदी में भी बजरी के लिए आते थे। बजरी को कि भाई किस में आया, मैं पूछता था, भाई साहब बजरी में आई छू, काहे करे जो, भाई साहब घर बनावा के लिए एक ट्रैक्टर रेत ले जा रही छू। वो एक डंपर में जो 6 टोली एक साथ ले जाता, जैसी भी चलती, वो नहीं पकड़े जाते। आम किसान पकड़ा जाता है जो बेचारा अपने घर के लिए बजरी ले जाता है। और पूरा एरिया को खा गया लोकसभा स्पीकर, पूरे एरिया को खा गया। 5000 परिवारों को बेरोजगार कर दिया। लोगों के डंपरों पे जंग लग गई, आम किसानों के ट्रैक्टरों पे जंग लग रही है। 1.25 लाख की पेनल्टी काटते हैं और फिर जेल में और धर देते हैं। एक भी बजरी का माफिया, सबसे बड़ा बजरी माफिया मेघराज सिंह जी थे पहले ठेकेदार, बजरी रॉयल बनाम। वो एक ठेकेदार थे, नेता नहीं थे। अब ठेकेदार तो कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा, कोई कौन होगा, वो तो पैसा कमाना उनका मकसद रहेगा। उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को कुछ करना है तो करो, नहीं तो नहीं करना तो मत करो। लेकिन एक सफेद कपड़े पहन के ये शपथ लेके कि मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता को सस्ती बजरी दिलाऊंगा, वही नेता सफेद कपड़े पहन के और वो मेघराज सिंह को साइड करके कब्जा कर बैठे बजरी पे। पूरा भ्रष्ट सिस्टम है, चोर सिस्टम है। लड़ाई लड़ूंगा, हो सकता है महेंद्र भाई हथेली पे जान लेके घूम रहा हूं। अभी भी उनका ये प्रयास था कि जेल में सड़ जाऊं, चुनाव लड़ने लायक मत छोड़ो, इसको सजा दिला दो, सब कुछ कर दो। पर ऊपर वाले की कृपा रही, नीली छतरी वाले की, खाटू श्याम की कृपा रही, जो आप लोगों के बीच में आ गया। और कोई भरोसा नहीं कि मैं बहुत लंबा टाइम तक जिंदा रहूं। मेरे साथ जिस तरह का मैं देखता हूं, मेरे पास पहले भी कातिलाना हमले हुए। मेरे पे एक बार महुआ में कातिलाना हमला किया गया। मुझे इतने 29 मुकदमे मेरे ऊपर है, आप उसको पढ़ो 29 मुकदमों को। एक भी मुकदमा मेरा कोई चोरी का, कोई जमीन का नहीं है।
बस कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बजरी नहीं चलेगी, प्रमोद जैन भैया की बजरी चल रही थी, ट्रक को रोका, थाने में ट्रक को जब्त कराया, ट्रक वाले पे मुकदमा नहीं लगा, नरेश मीणा को 1 महीने जेल में डाल दिया, राजपासा खोल दी। देखते हैं ईश्वर। जब आपकी रिहाई नहीं हो रही थी उस समय एक आंदोलन चल रहा था कि नरेश मीणा के लिए कि कोई एक तारीख चूज की गई थी कि उस दिन इकट्ठे होंगे सारे लोग। फिर मुख्यमंत्री के घर पे पहुंचे, आपके पिताजी को बुलाया गया, आपकी टीम के लोगों को बुलाया गया, और आपको लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मदद से आप जेल के बाहर हैं? क्या उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? देखो महेंद्र भाई, जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ, जो एपिसोड हुआ, मुझे मेरे घर वालों ने मृत मान लिया था। मेरे बड़ा भाई बंबई से मेरे पिताजी को फोन किया उन्होंने रात को, क्या पिताजी नरेश नहीं रहा, पिताजी गांव सो रहे थे, उनको टीवी नहीं देख रहे थे। पिताजी शिव जी के मंदिर में रहे रात भर। और क्या क्या गुजरी है, मेरा पंप बंद कर दिया, मेरा एक ब्लॉक का काम है वो बंद कर दिया, मां सरपंच है जांच बैठा दी, जांच बिठा दी, मेरे साथियों को सबको उठा लिया, पूरा भूचाल आया हुआ था राजस्थान में, जनता आक्रोशित थी, जनता गुस्सा निकालना चाहती थी जयपुर में आके। मेरे पिता ने जब गांव में जाके देखा तो उसको लगा कि जनता में जो आक्रोश है, अगर ये जनता जयपुर गई तो 100% कोई न कोई जनानी हो सकती है। बेटा जेल में पड़ा है, हर बाप की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा जेल से बाहर आ जाए, और अगर गलती से बेटा जेल में कोई अनहोनी हो गई तो सारा कलंक लग जाएगा परिवार पे। वो जो कंडीशन थी, उसी दौरान जब जनता का दबाव पड़ा, आईपी ने रिपोर्ट दी कि 5 लाख जनता आ रही है, जनहानि हो सकती है, देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन सकता है। माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे साथियों को आमंत्रित किया, मेरे परिवारजनों को आमंत्रित किया समझौते के लिए, टेबल पे आने के लिए। और उस सूरत में मेरे पिताजी गए, मेरे साथी गए, भाई अबरार, राकेश बैंसला, आरडी सरपंच साहब, मुकेश जी। जब वो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.25 घंटे उनको समय दिया, पूरा सम्मान दिया, और उनके भी शब्द थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि साहब आप भी सरपंच हो, मैं भी सरपंच रहा हूं, आपका बेटा, आप किसान उससे आया हूं, मैं भगवान के हाथ करके, और नरेश की जितनी मदद होगी उतनी मदद मैं करूंगा, ये बात भजनलाल जी ने कही। मेरे साथियों ने जब मेरे पिता को कहा कि साहब रिटर्न में चाहिए, तो मेरे पिता ने इनको गाली दी कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति अगर भगवान की शपथ लेके ये कह रहे हैं कि मैं नरेश की मदद करूंगा, तो इससे बड़ा कोई लिखत नहीं है, कोई लिखापढ़ी नहीं है। आ गए, सीएम साहब ने 30 मार्च का समय दिया, ये कहा कि मैं 30 के भी पहले मैं कोशिश करूंगा, लेकिन लोगों ने उसको बहुत अलग तरीके से लिया। लेकिन ये सब नीली छतरी वाले की कृपा हो रही है महेंद्र। अगर मैं 30 मार्च को छूट जाता तो ये जनता कहती कि नरेश मीणा का बाप समझौता करे आया, उसके जो राकेश बैंसलार, अबरार, अभिषेक, ये लोग बेचे नरेश मीणा को। बहुतों ने कहा इनको बेचारों को, गालियां दी कि नरेश मीणा का सौदा कर लिया, समझौता कर लिया। और जब मुझे जिस दिन समझौता का पता लगा था महेंद्र भाई, मेरे को नींद नहीं आई जेल में, मैं इतना दुखी हुआ, क्योंकि मैं तो जब से राजनीति में सीखने लगा हूं तब से ये कोशिश में हूं, ये सपना देखता हूं कि एक ऐसा आंदोलन मेरा हो देश में, जो मैं भी जेपी जैसा बनूं। वो समय था जब एक व्यक्ति बेटा एक जेल में है, और उस जेल में बंद लड़के के लिए लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तो उससे अच्छा सौभाग्य मेरे को क्या मिलता। लेकिन अब बेचारे ये जो साथी थे, अब इनको अनुभव की कमी, मेरे साथ कोई राजनीतिक तो है नहीं, या इनको कोई बहुत अनुभव नहीं था। इनको तो ये लगा कि हमें तो जल्दी से जल्दी नरेश को बाहर लाना है, कोई अनहोनी नहीं हो जाए। अगर ये पॉलिटिकल सोच के लोग होते, राजनीतिक समझते, इनकी जगह मैं होता, तो जनरली अगर 5 लाख लोग यहाँ आ रहे हैं तो आ तो इसीलिए रहे थे कि भाई सरकार से बात करें, मुख्यमंत्री से बात करें। बिना 5 लाख लोगों के आए, बिना 5 लाख लोगों के डीजल बढ़ाए, खर्चा किए,
अगर सीधा ही समझौता हो गया बिना शक्ति प्रदर्शन किए। लेकिन राजनेता होने के नाते मैं होता तो मैं तो ये करता कि समझौता तो होता, लेकिन वो मंच पे होता, वो 5 लाख जनता के बीच में होता। 5 लाख जनता ये कहती कि भाई हमारी वजह से समझौता हुआ। जनता खुददार होती है, स्वाभिमानी होती है। उस समय जनता को लगा कि भाई हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ जनता ने मुझे अपना मान लिया था, बेटा मान लिया था, भाई हमें उसको निकालना है चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आपने जब सवाल पूछा है, आज स्थिति है कि निकलने के बाद भी लोग ये नहीं चाहते कि मैं भजनलाल जी की तारीफ करूं। लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे हूं, पेड़ को अपने देवता ही माना जाता है। देवता माना जाता है। मैं जो हूं सच्चा हूं, ईमानदार हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। राजनीति में भी मैं यही प्रयास रहता है कि ईमानदारी से हूं। भजनलाल जी ने मेरी जो मदद करी वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन भजनलाल जी ने भी विपरीत परिस्थितियों में मेरी मदद की, इसलिए उनका एहसान है। उन्होंने मेरी मदद तो करी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मेरे मामले में तो भजनलाल जी को भी नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, एक खेमे द्वारा कि अगर 30 तारीख को नरेश मीणा निकल जाएगा तो भजनलाल जी मजबूत हो जाएंगे, उनको जनता धन्यवाद देगी। भजनलाल जी ने जो भी सरकारी पीपी होते हैं, जो भी उनकी मदद होती है, जो भी मुआवजा होता है, वो हर संभव प्रयास किया। पर ये जो दूसरा खेमा था जो हड़ौती से आता है, कोटा से आता है, वो इतना मजबूत था कि उन्होंने इस तरह से प्रयास किए। जज मतलब क्या बताऊं मैं, न्यायपालिका कैसा क्या है, मतलब कुल मिला के मुझे निकलने नहीं दिया। लेकिन मैं तो खुले दिल से माननीय भजनलाल देवली में, लेकिन महेंद्र भाई मैं जल्दी ही भजनलाल जी से समय मांगूंगा। अभी समरावता को न्याय नहीं मिला। नरेश मीणा अभी रिलीज हुआ है मात्र। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मेरे पिताजी की बात हुई कि वो जो 28 गांव है जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई, जिनको उनियारा से तोड़ के देवली जोड़ दिया गया, अभी उनको जोड़ा नहीं गया है। अभी मुआवजा पूरा नहीं मिला है। अभी मेरे मुकदमे वापस नहीं हुए जो कांग्रेस सरकार में भाया ने लगाए थे। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, लेकिन अब मैंने आपको जब मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे दिया तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी कितना दबाव आ जाए उन लोगों का कि तुमने तो इनको मदद कर रहे हो। लेकिन अपन तो सच्चे आदमी, वो मदद कर पाए कि नहीं कर पाए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी मदद की वजह से, आपके पिताजी के समझौते की वजह से, आपके सबसे निकटतम नेता जो देवली उनियारा में आपकी टिकट की पैरवी कर रहे थे, कई नेताओं से मिले, कई मंचों पे, उन्होंने सार्वजनिक मंचों पे कहा। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तब भी उन्होंने कहा कि नरेश को टिकट मिलनी चाहिए। वो नेता इस समझौते के बाद नाराज हुआ, प्रहलाद गुंजल उनका नाम है। और आपके जो चिर प्रतिद्वंदी हैं, जो आप अपने जिनको आप अपना दुश्मन मानते हैं, प्रमोद जैन भाया की रैली में शामिल हुए, क्या इसी वजह से, इसी नाराजगी की वजह से प्रमोद जैन भाया की रैली में शामिल हुए? देखो मेरी बात नहीं हुई, क्यों हुए कि नहीं हुए, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर कि भाई साहब जिस तरह से आप बिरला जी और धारीवाल जी से प्रताड़ित हो, वैसे नरेश मीणा भी प्रताप सिंह सिंघवी और प्रमोद जैन भाया से प्रताड़ित है। अगर आप प्रमोद जैन भाया की मदद कर सकते हो तो फिर नरेश मीणा बिरला से क्यों लड़ाई लड़े? मैं गुंजल साहब के लिए नहीं गया था चुनाव में, मैं तो उस हाड़ौती को आजाद कराने गया था लोकसभा चुनाव में। पूरी दम से लड़ा, 5 लाख से जीत रहा था, जो 40,000 रुपये टिका दिया, 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। दुनिया में नेताओं से किसी से विश्वास है कि नहीं है, भरोसा है कि नहीं है? गुंजल साहब पे मुझे बहुत भरोसा है। उन्होंने जिस तरह से मेरा साथ दिया, जिस तरह से उन्होंने मेरा साथ दिया, कोई नहीं दे सकता। आउट ऑफ जाके, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी आपकी रैलियों में शामिल हुए, आउट ऑफ जाके उन्होंने मेरी मदद करी। एहसान रहेगा उनका जिंदगी भर। लेकिन आपको मैं महेंद्र भाई ये भी बता दूं, ये सारा जो हुआ ये केवल इसीलिए हुआ कि मैं कोटा लोकसभा में इतना मुखर होकर लड़ा। आए थे जिस दिन अमित शाह आए थे कोटा में, उस दिन मेरे पास भी ऑफर आया था एक मंत्री का, अभी मंत्री का,
कैबिनेट मिनिस्टर का। नरेश, लाल बत्ती तैयार है, अगला टिकट तैयार है, ज्वाइन करवा देते हैं अमित शाह के साथ। मैं ही कर लेता। मेरा कोई समझौता कभी नहीं हो सकता, नरेश मीणा झुक नहीं सकता। जो सीएम साहब से, भजन लाल जी से मेरे पिताजी का समझौता हुआ था, वो समझौता हुआ था कि आंदोलन आप स्थगित कर दो, हम आपकी मदद करेंगे, ये समझौता था। ये नहीं था कि नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दो या दुपट्टा पहना दो। लेकिन उस खेमे का तो ये प्रयास था कि नरेश मीणा को इतना प्रताड़ित कर दो। मेरे पास भेजे उन्होंने आदमी, बूंदी जेल में आए, टोंक जेल में आए, अधीनता स्वीकार कर लो, झुक जाओ, गुंजल को छोड़ दो, सब कुछ मिलेगा, पैसों में फोटो छपवा देंगे। नरेश मीणा का नाम है